हेलो एवरीवन। मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। आपको अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो आपको पता है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की अभी तक करीब 9 क्लास आपको दी जा चुकी हैं और सारे क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप TRE 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और आप हमारे चैनल से भी जुड़ें। जब तक TRE 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है आपको सारे वीडियो PYQ वेस्ट मिलने वाले हैं। PYQ वेस्ट मिलेंगे और उसके बाद वीडियो के बाद में आपको टेलीग्राम पे वीडियो का जो PDF है वो अवेलेबल कराया जाता है। तो इससे ये होता है आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के गए, उसके बाद PDF पढ़ेंगे, रिवीजन होता है। रिवीजन होने के बाद में क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको NCERT की बुक भी अवेलेबल कराई जाएगी PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक करीब 9 क्लासें हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं और साथ ही में आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी और ये आंदोलन जो है 1936 से 38 में चलाया गया था। कब? 1936 से, ये डेट सन याद रखना। किसके द्वारा? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है। उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी और 1936-38 में चलाया गया। किसके नेतृत्व में? कार्यानंद शर्मा, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन नंबर 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। जो दक्कन में दंगे हुए थे 1875 में, उनका तात्कालिक कारण क्या रहा था। तो इसमें महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसमें इसका डिटेल भी देखेंगे। 1875 के दक्कन विद्रोह के कारण अनेक कारण थे, जैसे कि महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना। उसके अलावा भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना। इसके अलावा न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 और 76 के अकाल ने कृषकों को ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके अलावा देखते हैं दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकारों और साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। जो साहूकार थे जो ऋण दिया था उसकी वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का कारण बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया। एका आंदोलन की बात कर रहा है तो एका आंदोलन जो है अवध के क्षेत्र में चलाया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एका आंदोलन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कब चलाया गया था? 1921 और 1922 में। कहाँ पे? अवध के किसानों के द्वारा एका नाम दिया गया था इसको, ठीक है। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे मदारी पासी थे। कौन थे? मदारी पासी, नाम याद रखना, मदारी पासी। एका आंदोलन और उसके बाद कब? 1921-22। क्षेत्र कौन सा? अवध का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा चलाया गया। ऑप्शन है इसका करेक्ट है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा? किसानों द्वारा। इसका डिटेल देखते हैं।
वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आता है। कब? 1919 के अंतिम दिनों में। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। वो नाम था बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली और साथ ही उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। इसके अलावा देखते हैं बाबा रामचंद्र, इनका मूल नाम क्या था? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। इनका जन्म ग्वालियर के छोटे गांव से ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। इसके अलावा देखते हैं 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन होता है। ठीक है, कौन सी सभा का? अवध किसान सभा का गठन 1920 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये तवान देना पड़ता था, ऑप्शन सी। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। 3 कठिया पद्धति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, इस वजह से 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था और इसका नाम था तवान कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के एका आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, एका आंदोलन कहाँ होता है? अवध में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसका डिटेल देखते हैं। एका आंदोलन जो है 1921 और 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र जो थे हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। ठीक है, किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गों और ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद के रूप में रूपांतरण किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 42वीं बीपीएससी में पूछा है 97-98 में। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो इनका संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलनकारियों के साथ में था। ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी। इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। किसकी? बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक, और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसके अलावा देखते हैं उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। ठीक है, इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? किसान प्राण। इनके बारे में और भी जानेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये हमारा राइट आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, किसान आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती के। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। कब की थी? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में जो सहयोग था
विस्तार करने में इनका सहयोग किसने किया था? कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकरत्यायन, पंचानन शर्मा और मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, जो उनकी पत्रिका थी उसका नाम था हुंकार। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के कृषक नेता थे। इन्होंने पत्रिका जो प्रकाशित की हुंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे इनमें से? सियादास नहीं, भगत सिंह नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा इसमें। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ठीक है। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है, उसमें ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये ध्यान दीजिएगा। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो इनके बारे में ये कुछ डिटेल थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं ये? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंध रखते हैं। उन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। किसकी? वनवासी संघ की। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। कब की थी? वर्ष 1920 के दशक में। इसी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्या करे किसने लिखी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी और किसान आंदोलन से संबंधित भी यही थे। किसान क्या करे नामक पुस्तक 20वीं सदी ईस्वी के प्रख्यात नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937-1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब? 1937-38 में बकास्त आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 37-38 के मध्य बिहार में बकास्त आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बकास्त का अर्थ जो है स्वयं का जोता हुआ। क्या अर्थ है इसका? बकास्त का स्वयं का जोता हुआ। प्रायः जमींदार बकास्त भूमि में काश्तकार को बेदखल कर देते थे। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है। और इसका द्वितीय सत्र जो होता है उसकी अध्यक्षता N रंगा ने की थी। ठीक है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1936 में। अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा थे तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान जो थे NG रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। किसने? NG रंगा ने की। तो यहाँ पे NG होना चाहिए था, NG रंगा। ठीक है। NN रंगा नहीं, NG रंगा है ये। तो दूसरे फैजपुर की जो सत्र होता है उसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी और प्रथम सत्र की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। तो 1936 में किया गया था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया? तो 1936 में जो लखनऊ में सभा का अधिवेशन होता है 1936 में, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। और जो फैजपुर में होता है, फैजपुर में उसके NG रंगा थे।
और ये दूसरा था। ठीक है, पहली सभा कहाँ पे होती है 1936 में लखनऊ में, ठीक है, और दूसरी सभा कहाँ पे होती है फैजपुर में, फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की, एनजी रंगा ने की। ठीक है, भारतीय किसान सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। तो ये लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। जो किस नेता ने भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। ठीक है, और दूसरा जो सत्र होता है उसमें एनजी रंगा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष में एनजी रंगा महासचिव हैं, अध्यक्ष कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ये कब किया था ये पूछ रहा है, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किसका निर्माण किया था, किसका गठन किया था, भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। ये ध्यान दीजिएगा। देखो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया। वर्ष 1949 में मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। किसका, भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो बीपीएससी ने ये जो क्वेश्चन पूछा है कब पूछा था, 2019 में पूछा है। बट ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 1922 में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था, और ये आंदोलन 1928 में हुआ था। बट बीपीएससी कुछ भी पूछ देता है, इसमें कोई टेक्निकल इशू है। तो इसके डिटेल देखते हैं पहले हम लोग। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बरदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बरदोली के मेहता बंधु यानी कि कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी कि साराबंदी आंदोलन चलाया गया 1928 में। ठीक है, देख लेना यहाँ पे 1928 दे रखा है, किसके द्वारा चलाया, पटेल के नेतृत्व में। आगे देखते हैं, साराबंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर ना अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में बरदौली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। तो 1922 में गांधी जी ने विचार किया था चलाने का, लेकिन चौरी चौरा की घटना हो जाती है, उसके बाद ये विचार स्थगित कर दिया गया। अब आगे देखो, बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन कर ना अदायगी यानी कि इसकी तिथि 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो कि गलत है। तो बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक करता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कब हुआ था, 1928 में। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार जो थे मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। कब हुआ था? 1921 में केरल में मोपला विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता की बात हो रही है वह कौन थे? तो ये बाबा रामचंद्र थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन होता है। कौन सी सभा का? अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1920। अगला क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा में बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बिल्कुल जुड़े थे, और कार्यानंद शर्मा जी बिल्कुल ये भी जुड़े थे, और राहुल शंकरत्यायन ये भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा ये भी जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, क्योंकि बिहार किसान सभा से ये सारे लोग जुड़े थे। ठीक है, इसलिए मोर देन अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में होती है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। कब की? 1929 में। डेट को याद रखना। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकरत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ठीक है, तो किसका किसका सहयोग मिला? कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकरत्यायन, पंचानंद और यदुनंदन। ठीक है, इन सभी का सहयोग मिला था, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? क्या भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे? नहीं। दांडी मार्च के साथ, इनके साथ भी नहीं जुड़े थे। आगे देखते हैं। तो देखो ऑप्शन है डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ भी नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन के साथ संबंधित नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये ध्यान रखना, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। और यह अधिवेशन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बरदौली सत्याग्रह के नाम से फेमस हुआ। इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। ठीक है, भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एन.जी. रंगा ने की। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना किसने की? एन.जी. रंगा ने की। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बन गई थी, तो प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की? 1929 में फजलुल हक ने। ठीक है, यही पार्टी आगे चलकर कृषक प्रजा पार्टी के नाम से जानी गई। बिहार का बकास्त यानी कि स्वयं की खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से क्वेश्चन हैं। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में इसकी स्थापना होती है, अखिल भारतीय व्यापार संघ। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एन एम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। दीवान चमनलाल इसके महासचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, AITUC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था लाला लाजपत राय। महासचिव कौन थे? दीवान चमनलाल। क्वेश्चन है हमारा, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है हमारा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके डिटेल भी कुछ जान लेते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की थी। ठीक है, स्थापना किसने की? NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को। और इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, अभी पढ़ा था। और उपाध्यक्ष जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। दीवान चमनलाल बजाज। ठीक है, इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में होता है। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो इसका समय जो था 1936 से 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इसका दोनों का जो वर्ष है 1925 है। 1925 भारत कम्युनिस्ट पार्टी का भी, और 1925 RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, इन दोनों की स्थापना वर्ष 1925 है। अच्छा, RSS की यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कहाँ पे होती है? नागपुर में होती है। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में होती है। कब होती है दोनों की? 1925 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये MN रॉय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन है हमारे, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हैं। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था? सन 1919 को लागू किया गया था। ठीक है, इसका डिटेल भी देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको इससे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी, ध्यान रखना, न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, इसका क्या नाम था? सिडनी रोलेट। इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की, और ये कौन था? न्यायाधीश था। और इस समिति गठित की समिति जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहें जब चाहें बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, और इसको काला कानून भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलेक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु रॉलेट एक्ट के बीज 1915 में बोए गए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके बीज कब बोए गए थे? 1915 में, लेकिन लागू कब हुआ था यानी पारित कब हुआ था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलवा दी। कब चलवाई? 13 अप्रैल 1919 को, जो शांतिपूर्ण तरीके से जनसभा कर रहे थे और लेफ्टिनेंट जनरल डायर आता है, उसने गोली चलवा दी और नरसंहार करवाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। डेट याद रखना, डेट और सन दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया और इस बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। 13 अप्रैल 1919, ये ध्यान रखना है आपको। और इस जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। ठीक है, लंदन में जाकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। उसके बाद में टैगोर कहते हैं, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलम को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखें आप, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ यानी कि क्राउड का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखो, यूपी पीसीएस फ्री 1993, बीपीएससी फ्री 2003। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं ये। ठीक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट भी हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन बी, जलियांवाला त्रासदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये रॉलेट सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल लो डायर को गोली मारा किसने मारा था? उधम सिंह ने गोली मारी थी। ठीक है, बाद में इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला?
तो ऑप्शन सी उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, किसने मारा था? उधम सिंह। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है हमारा खिलाफत आंदोलन से संबंधित। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा, हिंदू और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी ने देखा था। ठीक है। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे, और दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा दिया। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक कर रखा था, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी के सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो ये ऑप्शन सी इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। ठीक है। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार भी कर लिया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो विशेष अधिवेशन कब होता है? कलकत्ता में होता है 1920 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी तो क्या थी? खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों, आज के ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो डाला है जो बीपीएससी 4.0 के लिए स्ट्रेटजी प्लान है। तो आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को देखें। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, करीब 90 दिन का प्लान लेकर बनाया है। ठीक है। तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और कितना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट क्या लगाना है, सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है। और आप उससे बेहतर तरीके से पढ़ाई को अपने एक योजनाबद्ध तरीके से कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलेंगे हम अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।